जय हिंद साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली है बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। देखिए आज की क्लास के अंदर दोस्तों मैं आपको नवीन राज्यों का उदय पढ़ाऊंगा। और देखिए जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होता है, डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, दोस्तों इसी के बीच में हमारे जो बहुत सारे राज्य थे जो मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए थे, मुगल राजा को अपना राजा स्वीकार करते थे। एक तरीके से कहा जाए तो सामंत, जो सामंत थे, क्योंकि मुगल साम्राज्य दोस्तों अगर औरंगजेब की बात करूं दोस्तों तो 21 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसमें एक अफगानिस्तान, 14 उत्तर भारत में और दोस्तों 6 दक्षिण भारत में, कुल मिलाकर 21 प्रांत थे औरंगजेब के शासनकाल में। और इसमें से दोस्तों देखिए इसमें जो सामंत शासन करते थे वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जब देखते हैं कि बहादुर शाह प्रथम कुछ समय तक शासन करता है, उसके बाद में जहांगीर शाह आता है दोस्तों, फर्रुखसियर आता है और ये एक अयोग्य शासक थे। तब जाकर बाकी जितने भी हमारे सामंत हैं, भारत के सामंत हैं, वो अपने अपने राज्यों को लेकर अपनी स्वतंत्रता की दोस्तों घोषणा कर देते हैं। जैसे बंगाल का नवाब, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, सिख, सभी के सभी अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की दोस्तों स्थापना करते हैं, क्योंकि कमजोर शासक के कंट्रोल में दोस्तों कोई भी नहीं रहना चाहता। आप ही समझ लीजिए, अगर आपका लीडर कमजोर हो गया तो सबसे पहले आप ही उसे लात मारकर भागोगे। वही कंडीशन दोस्तों यहां होती है। मुगल साम्राज्य के पतन जब स्टार्टिंग होता है, लगता है कि जो अब आने वाले शासक है वो कमजोर हैं और इनके परिवार के अंदर एक साजिश है जिसमें कोई भी अमीर किसी भी राजा को हटा देता है और किसी को मरवा देता है। जब इनका खोखलापन दोस्तों सबके सामने आ जाता है तब सबके सब इनसे अलग हो जाते हैं। और अंग्रेज इसी बीच में दोस्तों अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ताकतवर करते हैं और अपनी शक्ति दोस्तों बढ़ाते हैं। और प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद में दोस्तों अंग्रेज खुलकर सामने आ जाते हैं कंप्लीटली। इससे पहले अंग्रेज कभी खुलकर सामने नहीं आए थे, वो पीठ पीछे या छुप कर बार करते थे। उसके बाद में उन्हें लगा कि अब हम राजनीति खुलकर कर सकते हैं। तब जाकर दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद में वो व्यापारिक कंपनी के साथ साथ में राजनीतिक कंपनी भी दोस्तों हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। सभी साथियों से गुजारिश है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी जरूर करना। देखिए आज दोस्तों मैं आपको बंगाल के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आज मैं बंगाल के बारे में पढ़ाऊंगा। बंगाल की अगर बात करी जाए तो आज का जो एरिया है, देखिए बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र बंगाल का था। क्योंकि दोस्तों आज़ादी से पहले की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, हालांकि अफगानिस्तान का हिस्सा भी ये भारत के क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों आता था। अब हमारे देश की आज़ादी के बाद में पाकिस्तान बट गया है और बांग्लादेश अलग हो गया है। ये एरिया दोस्तों हमसे अलग है। बाकी अगर बांग्लादेश की बात करी जाए तो ये ऐसा क्षेत्र था जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ था और यहाँ पर जो ज़मीन थी इसकी सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी। और ये देखिए सबसे ज़्यादा एक तरीके से धनी था। बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा दोस्तों धनी था, इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल पर आधिपत्य स्थापित किया था। और अंग्रेजों ने अपनी राजधानी भी बंगाल कलकत्ता के अंदर दोस्तों रखी थी। और काफ़ी समय बाद 1911 ईस्वी में हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर दोस्तों हुई है। ठीक है, अब देखिए बंगाल के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली राजा आते हैं, जिसमें औरंगजेब अंतिम था। उसके बाद में एक दो शासक को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे अयोग्य थे। अब औरंगजेब के शासनकाल में जो मुगल साम्राज्य था वो सबसे बड़ा था, 21 प्रांतों में बटा हुआ था। बहादुर शाह प्रथम आता है, मात्र कुछ समय शासन करता है। जहांगीर शाह आता है, फर्रुखसियर आता है। बहुत अयोग्य शासक सिद्ध होते हैं ये लोग। ठीक है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण होता है वो ऐसी कंडीशन में होता है जब शून्य की स्थिति हो जाती है। पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो अपने आप को साबित कर सके अंग्रेजों के अलावा। हालांकि योग्य लोग हमारे पास में थे, लेकिन वो लोग सब बटे हुए थे। जैसे
अगर मैं मराठों की बात करूं दोस्तों, तो मराठों ने एक बार में इतना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली थी, लेकिन मराठों ने दोस्तों भारत पर शासन करने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कभी भी दिल्ली पर शासन करने के बारे में नहीं सोचा दोस्तों। वो सिर्फ लूट खसूट और अपने क्षेत्र में सिमट कर रह गए। और पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में दोस्तों मराठों का भी अंत हो जाता है। अगर मराठे चाहते तो पूरे भारत में दोस्तों अपना शासन स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दूरदर्शिता नहीं दिखाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बंगाल की बात करता हूं दोस्तों, तो मुर्शीद कुली खां। देखिए, मुर्शीद कुली खां, बंगाल के नवाब के बारे में बात कर लेते हैं। बंगाल के नवाब कौन कौन से थे? देखिए, बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली खां, जो कि 1713 से 1727 में रहा है। अब औरंगजेब की अगर मृत्यु की बात करूं दोस्तों, तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। मैंने आपको बताया आगे आने वाली जो शासक हैं बहुत ही अयोग्य हैं। उन्हें देखने के बाद में जो इनके सामंत थे, जो प्रांत थे दोस्तों, उनके शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, जिसमें बंगाल में मुर्शीद कुली खां जो कि शासन करता है 1713 से 1727 ईस्वी तक। ठीक है, इसका दामाद है सुजाउद्दीन इसका दामाद है, और इसका पुत्र है सरफराज खां। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अलीवर्दी खां है, और अलीवर्दी खां और इसका दामाद है मीर कासिम। अब सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, देखिए अंग्रेजों की। देखिए, अंग्रेज उस टाइम अपनी शक्ति किस प्रकार बढ़ाते हैं और क्या क्या करते हैं। अंग्रेजों ने 1651 में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री खोलते हैं। 1651 में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री खोलते हैं, क्योंकि बंगाल सबसे उपजाऊ क्षेत्र था और अमीर क्षेत्र था। अगर मैं भारत की बात करूं तो शाह सूजा की अनुमति से स्थापित करते हैं। किसकी अनुमति से भाई? शाह सूजा की अनुमति से बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं अंग्रेज। और उसी वर्ष राजवंश की एक महिला आती है, राजवंश की एक महिला का एक डॉक्टर वेटन द्वारा। देखिए, डॉक्टर बोटन है, डॉक्टर बोटन द्वारा राजवंश की महिला का मतलब है, ऐसा समझ लीजिए, एक राजा के खानदान की कोई महिला है, एक अंग्रेज द्वारा, डॉक्टर बोटन द्वारा उसका इलाज किया जाता है। फिर अंग्रेजों को राजा खुश होकर 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान करता है। दोस्तों ऐसा समझ लीजिए, मुगल वंश की एक महिला का अंग्रेजों द्वारा इलाज किया जाता है, और मुगल शासक उनसे प्रसन्न होने के बाद में क्या देता है भाई? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मात्र 3000 रुपये में दीवानी प्रदान कर देता है। ठीक है भाई, मुक्त व्यापार करने की जो नीति है वो प्रदान कर देता है मात्र 3000 रुपये में। ठीक है, तो इससे कंपनी को क्या होगा भाई? लाभ होगा, कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों? 1698 में सूबेदार अजीम उस शान ने कंपनी को, एक कंपनी है अजीम उस शान, सूबेदार है अजीम उस शान, उसने कंपनी को सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर की जिम्मेदारी पहले से ही दोस्तों प्रदान कर दी जाती है। ठीक है भाई, 1770 में मुगल सम्राट फर्रुख सेन ने 3000 रुपये, मुगल सम्राट फर्रुख सेन ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। फर्रुख सेन ने मात्र 3000 रुपये के बदले में व्यापारिक छूट अंग्रेजों को दोस्तों प्रदान कर दी है, और कंपनी का इससे आर्थिक लाभ हो रहा है, और कंपनी अपने आप को दोस्तों मजबूत करने का काम कर रही है। ठीक है, मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी तक शासन करता है। अगर मैं बात करूं मुर्शीद कुली खां की, तो दोस्तों औरंगजेब, देखिए औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया था मुर्शीद कुली खां को, और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। मुर्शीद कुली खां 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है। शुरू में दीवान बनाया था, औरंगजेब ने दीवान बनाया था मुर्शीद कुली खां को, लेकिन 1717 ईस्वी में बंगाल का जो सूबेदार है वो मुर्शीद कुली खां बन जाता है। इसका जो वास्तविक शासक है वो 1700 ईस्वी में ही था। ये वास्तविक शासक 1700 ईस्वी में ही था, मतलब औरंगजेब के टाइम में दोस्तों ये था। तब उसे दीवान बनाया गया था। क्या बनाया गया था दोस्तों? दीवान। उसके बाद में सूबेदार बनाया गया है। वह जल्दी ही एक स्वतंत्र शासक बन गया, क्योंकि उसने मुगल साम्राज्य के शासकों की जो असलियत है वो दोस्तों जान ली थी, और एक योग्य, समझ लीजिए एक योग्य व्यक्ति भी था ये।
इसने क्या करता है भाई, इसने अपनी राजधानी चेंज करता है और ये मध्य बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थापित करने का काम करता है। मुर्शिदाबाद में राजधानी ये स्थापित करने का काम दोस्तों करता है, अपने ऐसा समझ लीजिए एक तरीके से फायदे के लिए या अपनी सहूलियत के लिए। मुर्शीद कुली खां मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भेजने का काम करता है, ऐसा समझ लीजिए चुंगी देने का काम करता है। और ये इसके काल में 3 विद्रोह होते हैं दोस्तों। पहला विद्रोह क्या है भाई, पहला विद्रोह सीताराम राय का, उदय नारायण का और मुगल और गुलाम मोहम्मद ने किया। पहला जो विद्रोह है वो है सीताराम राय ने, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। उसके बाद शुजात खान ने विद्रोह किया और अंतिम विद्रोह नजात खान ने किया। 3 विद्रोह होते हैं बंगाल में मुर्शीद कुली खां के टाइम में। किन किन लोगों ने किया, देखिए ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। एक है सीताराम राय, दूसरा है उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने पहला विद्रोह किया है। उसके बाद में दूसरा विद्रोह किया शुजात खान ने, तीसरा किया नजात खान ने। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि बंगाल के टाइम में मुर्शीद कुली के टाइम में 3 विद्रोह होते हैं, उनका नाम भी आप एक बार देख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों ये चीज़ है नहीं, इतना फैक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं आगे। देखिए मुर्शीद कुली खां ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के लिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया तथा इजारा व्यवस्था, ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था आरंभ की। इसने इजारा व्यवस्था आरंभ की, मुर्शीद कुली खां ने इजारा व्यवस्था आरंभ की। और इजारा व्यवस्था का मतलब है ठेके पर भूमि देने का काम। ठीक है, इजारा व्यवस्था मतलब ठेके पर भूमि देने का काम दोस्तों इसके द्वारा किया जाता है। और ये खालसा भूमि, देखिए खालसा भूमि बना दिया इसने। मुर्शीद कुली क्या करता है भाई, नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भूभाग को, जो जागीर भूमि होती है उसके एक बड़े भूभाग को खालसा भूमि में चेंज करने का काम दोस्तों करता है। और इजारे व्यवस्था भी ये लाता है। अब देखिए इसके द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे अगर मैं छोटे किसानों की बात करूं तो इसके द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तकावी ऋण देता है ये छोटे किसानों को, गरीब लोगों को ऋण देने का काम करता है और ये संतुष्ट करने का काम अपनी प्रजा को दोस्तों करता है। ठीक है, मुर्शीद कुली खां ने गरीब खेतीहरों को कष्ट दूर करने के लिए उन्हें तकावी ऋण देने का काम किया और हिंदू और मुसलमान दोनों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करने का काम भी मुर्शीद कुली खां के द्वारा बंगाल में दोस्तों किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आता शुजाउद्दीन। देखिए शुजाउद्दीन की अगर बात करी जाए तो दोस्तों शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक शासन करने का काम दोस्तों करता है। शुजाउद्दीन 1727 से 1739 मतलब 12 साल ये शासन करता है। यह मुर्शीद कुली खां का दामाद है। 1733 में बिहार का कार्यभार इसके अधीन हो गया। देखिए बिहार का कार्यभार भी इसके अधीन हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाने का काम दोस्तों कर दिया है। 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 ईस्वी तक शासन करने का काम दोस्तों किया है। उसके बाद में अलीवर्दी खां, देखिए अलीवर्दी खां आएगा। ठीक है, अलीवर्दी खां जो कि बिहार का नायब सूबेदार था, आने वाले टाइम में दोस्तों शासक बनेगा वो। सरफराज खां, देखिए सरफराज खां क्या 1739 से 1740 मात्र 1 साल शुजाउद्दीन खां के स्थान पर उसका बेटा आता सरफराज खां जो कि 1 साल तक दोस्तों राजा रहता है। ठीक है भाई, बंगाल का नवाब बनता है। उसने आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की। देखिए सरफराज खां ने कौन सी उपाधि धारण की है भाई, आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण करने का काम सरफराज खां के द्वारा किया जाता है। अलीवर्दी खां ने गिरिया नामक स्थान पर सरफराज खां की हत्या कर दी है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया सरफराज खां दोस्तों आने वाले समय में शासक बनेगा, जो कि बिहार का नायब सूबेदार था। इसने सरफराज खां की हत्या कर दी और ये क्या बन गया दोस्तों, नवाब बन गया। उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह था उस टाइम दिल्ली का मुगल बादशाह दोस्तों। अब आता अलीवर्दी खां 1740 से 1756। आप उस टाइम ये भी देख सकते हैं कि मुगल बादशाह कौन है और बाकी जगह क्या क्या दोस्तों घटनाएं हो रही हैं। 1757 का जो प्लासी का युद्ध होगा दोस्तों वो अलीवर्दी खां के बाद में होगा, आने वाले टाइम में होगा। ठीक है, अलीवर्दी खां एक योग्य व्यक्ति है और ये अंग्रेजों की जो तुलना है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान करता है। ये बोलता है अभी अंग्रेज एक
ऐसी चीज़ हैं जिन्हें आप छेड़ोगे तो आपको काट काट कर मार भी सकते हैं, और अगर आप प्यार से काम लोगे तो आपको सेहत देने का काम वो करेंगे। इसका मतलब है अली वर्दी खां अंग्रेजों से कोई भी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था, ठीक है। और अपनी संतान से भी ये कह के बोलेगा कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते के समान है, जिससे आप शहद लेने की कोशिश करें, उसे छेड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो काट काट कर आपकी जान भी ले सकती है, ठीक है। अली वर्दी खां। अब अली वर्दी खां के यहाँ भी 1740 में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। 1740 में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। इसने 2 करोड़ रुपए दिए हैं मुगल बादशाह को। देखिए उस टाइम में 2 करोड़ रुपए देता है मुगल बादशाह को, और अपने पद को स्थायी बनाने का काम इसके द्वारा किया जाता है 2 करोड़ की रिश्वत देने के बाद में दोस्तों, ठीक है। अली वर्दी खां, देखिए अली वर्दी खां मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बनाने का काम करता है। देखिए इसने मुगल बादशाह को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेज दिया, परंतु उसके बाद 16 वर्षों के शासनकाल में इसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। इसने शुरू में एक बार नजराना भेजने का काम करता है, लेकिन आने वाले 16 साल तक ये कोई भी मुगल बादशाह को राजस्व नहीं देता है, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी मुगल बादशाह होंगे वो खुद अपने आप में एक तरीके से कमजोर थे, अयोग्य थे। मैंने आपको बताया दोस्तों, जो नवाब हैं राज्यों के, छोटे छोटे राज्यों के, वो मुगल शासक से अपने आप को हटा रहे थे, उनसे स्वतंत्र हो रहे थे, अपनी आज़ादी की घोषणा दोस्तों कर रहे थे, क्योंकि वो उनके खोखलेपन को जान चुके थे, ठीक है। उसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा, वह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। ऐसा समझ लीजिए नाम मात्र के लिए था, बाकी जब आजाद तो दोस्तों ये था ही। अब मराठों की बात कर लेते हैं। देखिए मराठों द्वारा अली वर्दी खां को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी। मराठों ने अली वर्दी खां को बहुत नुकसान दिया। देखिए मराठे कहाँ से कहाँ आ जाएंगे भाई, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र से मराठे बंगाल तक दोस्तों आ जाएंगे, और देखिए अली वर्दी खां से चौथ लेके जाएंगे दोस्तों, कर चौथ और सरदेशमुखी, ये 2 कर मराठों द्वारा वसूला जाता था। तो अली वर्दी खां से दोस्तों ये चौथ लेने का काम करेंगे। देखिए अली वर्दी खां ने मराठा सरदार रघुजी से 1751 में संधि कर ली। इस संधि के द्वारा उसने मराठों को उड़िया प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार की। उसने उड़िया प्रांत भी दे दिया, उड़ीसा प्रांत, अली वर्दी खां ने उड़ीसा प्रांत भी दे दिया, और 12 लाख रुपए का चौथ एक कर भी दोस्तों देने का काम किया है। और ये काम देखिए मराठे आएंगे और महाराष्ट्र से, देखिए यहां से समझिए दोस्तों, यहां से समझिए, थोड़ा सा नक्शा उल्टा सीधा बना दोस्तों, ये महाराष्ट्र। अब देखिए यहां से यहां तक मराठे अपने घोड़ों की सहायता से कहां तक आ जाएंगे, और अली वर्दी खां को परेशान करने का काम करेंगे। और अली वर्दी खां उनसे विवश होकर संधि करता है, और उन्हें 12 लाख रुपए देने के साथ साथ में उड़ीसा प्रांत भी देता है, और 12 लाख रुपए का चौथ भी दोस्तों देने का देता है वो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मराठे सिर्फ लूट खसोट की राजनीति में विश्वास करेंगे, और मराठों ने कभी भी दिल्ली पर शासन करने की कोशिश नहीं की थी, दिल से कोशिश नहीं की थी। हालांकि उन्होंने सिर्फ ट्राई किया था। अगर वो दिल से कोशिश करते तो 100% भारत की कंडीशन दोस्तों कुछ और हो सकती थी, भारत का इतिहास दोस्तों बदल सकता था। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के बाद में दोस्तों मराठों का भी अंत हो जाता है, ठीक है। समय किसी का नहीं होता है, अगर आपने समय से सीख नहीं ली तो दोस्तों आपको समय नष्ट भी कर सकता है, ये बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो, सही टाइम पे क्या आपको डिसीजन लेना है। अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है दोस्तों, तो आप ऐसा समझ लीजिए बहुत कुछ आप अपने हाथ से निकाल सकते हैं। अली वर्दी खां ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते के समान की, और उसने बोला कि इनसे लाभ लेना है तो सिर्फ आपको इन्हें छेड़ना नहीं है कभी भी। अली वर्दी खां की 3 बेटियां थी, ठीक है। उनमें से एक का विवाह ढाका, दूसरी का विवाह पूर्णिया, और तीसरी का विवाह पटना के शासकों के साथ हुआ। ढाका के शासक के साथ पहली का,
दूसरा पूर्णिया और तीसरी का विवाह पटना के शासक के साथ हुआ। अब 3 बेटियां हैं, अलीवर्दी खां का कोई भी पुत्र नहीं है दोस्तों। अब गलती से होता क्या अभी, एक बेटी का पुत्र शासक बन जाएगा और जो 2 बेटियां हैं इसकी वो इसकी दुश्मन हो जाएंगी, और आने वाले समय में दोस्तों उनमें भी आपस में संघर्ष होगा शासक के लिए, कौन शासक बनने वाला है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा दोस्तों अच्छी तरीके से, सिराजुद्दौला का। ठीक है, सिराजुद्दौला की जो लड़ाई होती है वो अपने खुद की मौसियों से होती है, क्योंकि सिराजुद्दौला तीसरी बेटी, इनमें से एक बेटी का बेटा है, बाकी 2 जो बचे वो इसका विरोध करेंगे दोस्तों, और इसका एक तरीके से इसे रास्ते से हटाने की दोस्तों पूरी कोशिश करेंगे। और सिराजुद्दौला ने ही दोस्तों कालकोठरी की घटना का नाम आपने अच्छी तरीके से सुना होगा दोस्तों। कालकोठरी की जो घटना होती है वो सिराजुद्दौला के शासनकाल में होती है, जिसमें अंग्रेज अधिकारियों को एक छोटी सी कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है, और उसमें 146 अंग्रेज अधिकारियों को बंद किया जाता है, जिसमें 123 मरे हुए निकलते हैं और 23 ही दोस्तों जिंदा होते हैं। ठीक है, देखिए अलीवर्दी खां जो कि 1756 से 1757 से 1757 तक दोस्तों शासन करने का काम सिराजुद्दौला द्वारा किया जाता है। मात्र 1 साल ये शासन करने का काम दोस्तों सिराजुद्दौला करता है, और प्लासी का जो युद्ध होता है वो भी इसी के टाइम में दोस्तों होता है। ठीक है भाई, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका जो दोहित्र है, पुत्री का पुत्र, शासक बनता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसके 3 शत्रु हैं, जिनमें पूर्णिया का नवाब है, क्योंकि एक बेटी की जो शादी हुई है पूर्णिया के यहाँ हुई है। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग है, और उसकी मौसी घसीटी बेगम, और अंग्रेज अधिकारी शामिल थे, और इसमें अंग्रेज अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों ने अब खुलकर सामना करने लगे हैं। भारतीय राजाओं की मदद से वो अपने शत्रु पर कब्जा करने की दोस्तों कोशिश करते हैं। भारतीय राजाओं की मदद से वो अपने शत्रु को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और उसे हरा भी दोस्तों दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1756 में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन हेतु प्रस्थान किया। सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी, पूर्णिया के नवाब की। 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। कब छिड़ता है भाई यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध? 1756 में। 1756 में दोस्तों यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों की लड़ाई होती है। तो भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ने लगते हैं, क्योंकि जब समझ लीजिए अगर देशों में लड़ाई है तो उनके जो कारिंदे हैं, नुमाइंदे हैं, जो यहाँ अपनी अपनी कंपनी चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो भी आपस में दोस्तों लड़ने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि असर होता भारत के अंदर भी दोस्तों ये असर आने लगता है। तो क्या होता है, अभी सभी लोग अपने अपने किलों को एक तरीके से सुरक्षित करने के लिए वहां दुर्गों का निर्माण करते हैं। अब ये क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है। अब उसी विरोध के चक्कर में दोस्तों आपस में होती है लड़ाई। ठीक है भाई, फ्रांसीसियों ने अपने अपने गोदामों का दुर्गीकृत करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अब नहीं मानने पर क्या होता है, अभी लड़ाई होती है दोस्तों। नहीं मानने पर क्या होता है, अभी लड़ाई होती है। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने, देखिए 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। कासिम बाजार पर आक्रमण करता है 4 जून 1756 को, और कासिम बाजार पर क्या कर लेता है, अभी अधिकार स्थापित कर लेता है। ठीक है, फिर सिराजुद्दौला ने 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण भी कर दिया। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिलिंचन और अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली। अंग्रेज यहां से भागकर फुल्टा द्वीप में दोस्तों शरण लेने का काम करते हैं। अब ब्लैक होल की घटना के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 20 जून 1756 की घटना है। देखिए 20 जून 1756 की घटना है, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी है जे एड हालवेल द्वारा अपनी आंखों देखी घटना का वर्णन किया जाता है, और वो दावा करता है कि मैं खुद इसमें एक साक्ष्य था, मैं खुद इसमें शामिल था। जिसमें 146 अंग्रेज अधिकारियों को 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी कोठरी में भर दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। 18 फीट देखिए, ज़्यादा लंबाई नहीं है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, और उसमें 146 लोगों को अगर भरा जाए, भूस की तरह भरा जाए, सांस नहीं आएगा, और दम घुटने से 123 लोगों की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, जिसमें 23 लोग जिंदा बचते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है, ब्लैक होल त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से प्रसिद्ध है। हो सकता है दोस्तों ये घटना झूठी हो, इसे बदनाम करने की साजिश हो, लेकिन दोस्तों जब ऐसा समझ लीजिए भारत के लोग
बहुत योग्य थे, जब मारने पर आते थे तो बहुत अच्छी तरीके से मारते थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने ही साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे देश में एक के बाद एक सारे के सारे शासक हारते गए। ठीक है, अब देखिए प्लासी के युद्ध की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में देख लेते हैं। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उस टाइम क्लाइव था गवर्नर जनरल। वो क्या करता है दोस्तों, कुछ लोगों को अपने ओर मिला लेता है रिश्वत देकर। जैसे क्लाइव ने मानिकचंद को रिश्वत देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, रिश्वत देकर मानिकचंद को। देखिए मानिकचंद को रिश्वत देने का जो काम है क्लाइव द्वारा किया जाता है, और 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। 9 फरवरी 1757 को नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि कर ली थी। ठीक है भाई, 9 फरवरी 1757 को नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि दोस्तों कर ली थी। अलीनगर की संधि के बारे में देख लेते हैं कि अलीनगर की संधि है क्या। देखिए अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच होती है। किस किस के बीच होती है भाई, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में दोस्तों अलीनगर की संधि होती है। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए। कंपनी के जितने भी क्षेत्राधिकार थे और विशेषाधिकार थे वो स्थापित हो जाते हैं, और इस संधि के अंतर्गत कंपनी को अपने अधीन स्थलों को दुर्गीकृत करने और सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। मतलब कंपनी जितने भी उसके दुर्ग हैं उन्हें दुर्गीकृत कर सकती है, और सिक्के ढालने का काम भी दोस्तों कंपनी कर सकती है। देखिए कंपनी बहुत चालाक थी। शुरू में मुगल शासक कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को परमिशन देने का काम करती है, लेकिन जैसे ही कंपनी शक्तिशाली होती है तो सबसे पहले वो मुगलों की टकसाल पर कंट्रोल और एक तरीके से बैन लगाने का काम दोस्तों करती है, और अपने हाथ में सारी की सारी पावर धीमे धीमे लेती जाती है। ठीक है, हम भारतीय उन्हें अवसर देते थे, और वो अवसर को ऐसा भुनाते थे दोस्तों, ऐसा बनाते थे कि हमें कमजोर कर देते थे, हमें बिल्कुल खत्म कर देते थे। ठीक है, तो अंग्रेज बहुत चालाक थे, वो सिर्फ एक मौके की फिराक में रहते थे, और वो बाद में हमें एक भी मौका नहीं देते थे, क्योंकि वो लोग कमजोर थे। कमजोर आदमी सिर्फ एक मौके की तलाश में रहता है, जहां उसे मिला फिर वो बाद में हमें, जिसने उसे मौका दिया है उसे कोई मौका नहीं देता, क्योंकि उसे पता है भाई इसकी दया के कारण ही मैं हूँ, अगर इसने दया दिखानी बंद कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। बहुत चालाक और शातिर थे अंग्रेज। ठीक है, लेकिन हम लोग दयालु थे, हमारे भारतीय लोग क्या थे दोस्तों, दयालु थे। 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित कर ली। अंग्रेजों ने 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टोस्टो टकसाल स्थापित करने का काम कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में 13 मार्च 1757 को क्लाइव और बाटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर भी छीन लिया। देखिए अंग्रेजों ने चंद्रनगर भी छीन लिया फ्रांसीसियों से। कब, 13 मार्च 1757 को क्लाइव ने। नवाब ने इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना, और नवाब क्या करता है भी, इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन मानता है। परिणाम स्वरूप क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र अब होता है दोस्तों, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, और कौन कौन लोग उसमें शामिल होते हैं, इसके खुद के लोग दोस्तों नवाब का गला काटने का काम दोस्तों करते हैं। नवाब के प्रमुख अधिकारी असंतुष्ट थे, नवाब के जो अधिकारी हैं वो असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। क्लाइव ने इनका लाभ उठाया और इन्हें अपनी ओर मिलाकर एक षड्यंत्र करने का काम दोस्तों किया, जिसमें अगर बात करी जाए तो मीर जाफर जिसे हम सियार कहते हैं क्लाइव का। ठीक है, मीर जाफर एक था जो कि असंतुष्ट था, और मीर जाफर को ऐसा समझ लीजिए नवाब बनाने का ऑफर दिया जाता है कि आपको नवाब बनाया जाएगा। सेना के एक अन्य अधिकारी है यार लतीफ और राय दुर्लभ। देखिए कौन कौन लोग मीर जाफर, कौन कौन लोग क्लाइव का साथ देते हैं, इसका नाम ध्यान रखना। मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ, और बंगाल के सबसे बड़े जो बैंकर हैं जगत सेठ, ये लोग अंग्रेजों का साथ देते हैं। अंग्रेजों का क्या देते हैं दोस्तों, साथ देते हैं। क्लाइव ने एक धनी व्यापारी अमीन चंद के माध्यम से लोगों से संपर्क किया। अमीन चंद, जगत सेठ, देखिए इनका नाम याद रखना आपको, जगत सेठ। देखिए मीर जाफर के साथ में राय दुर्लभ, ये लोग गद्दारी करते हैं। राय दुर्लभ, जगत सेठ, ठीक है भाई, जगत सेठ, अमीन चंद, ये लोग क्या करते हैं भाई, ये लोग गद्दारी करते हैं। किससे, अपने नवाब से, और अंग्रेजों का साथ दोस्तों ये देने का काम करते हैं, क्योंकि अंग्रेज जान चुके थे कि नवाब से कुछ लोग असंतुष्ट हैं,
और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। भाई अंग्रेज बहुत चालाक थे, हर षड्यंत्र का, हर असंतुष्टि का दोस्तों वो फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने जितने भी लोग असंतुष्ट थे उन्हें अपनी ओर किया और नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करके दोस्तों उससे युद्ध लड़ने का काम किया है। अब आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ है। 23 जून 1757 को, गर्मी के दिनों में प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें अगर मैं क्लाइव की सेना की बात करूं, देखिए क्लाइव की जो सेना है बहुत छोटी सेना है, कुछ भी नहीं है, 2-3 हजार आदमी सहरे हैं और नवाब के पास में दोस्तों 50,000 सैनिक हैं। लेकिन कुछ लोगों की गद्दारी के कारण दोस्तों नवाब हार जाता है। जिसमें अगर मैं क्लाइव की सेना की बात करूं दोस्तों, तो क्लाइव की सेना के पास में आधुनिक टेक्निक है और हो सकता है इन लोगों के पास में दोस्तों आधुनिक टेक्निक ना हो। जिसमें अगर देखिए क्लाइव की सेना की बात करी जाए तो 950 यूरोपीय पैदल हैं, 950 तो यूरोपीय पैदल हैं उसमें, और उसके बाद में 100 यूरोपीय तोपची हैं जिनके पास में तोपें हैं, और 50 नाविक हैं और 2100 भारतीय सैनिक हैं। देखिए 2100 भारतीय सैनिक हैं। अब भी अगर मैं क्लाइव की सेना की बात करूं दोस्तों तो इसमें भारतीय सैनिक ज्यादा हैं, 2100 हैं, जिसमें 950 तो यूरोपीय हैं, 100 तोपची हैं यूरोपीय और 50 है नाविक। नवाब की सेना की अगर बात करी जाए तो 50,000 की सेना है, लेकिन मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया। मीर जाफर दोस्तों क्या करता है, अभी नवाब को धोखा देने का काम करता है। नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें अगर बात करी जाए तो मीर मदान मारा जाता है दोस्तों लड़ते हुए। ठीक है भाई, मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई। युद्ध के बाद में कंपनी को और ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि कंपनी हर काम लाभ के उद्देश्य से ही दोस्तों करती थी। उसका कोई मतलब नहीं था कि कौन जीते या कौन हारे, उसका मतलब था कि हमें हमेशा लाभ होता रहे। ठीक है भाई, जिसमें उसकी आय में वृद्धि हुई। क्लाइव को 2,34,000 रुपये भेंट दी गई। क्लाइव की अगर बात करी जाए तो देखिए क्लाइव ने यहाँ से 2,34,000 रुपये भेंट के रूप में ले लिए हैं, और 50 लाख रुपए सेना और नाविकों के लिए दिया गया। देखिए उसने कितना अच्छा काम किया। क्लाइव ने कम पैसा लिया, उसने साफ साफ बोल दिया आप मुझे तो बहुत कम दीजिए, लेकिन मेरी सेना और मेरे युद्ध में जो खर्च हुआ है वो मुझे दे दीजिए। क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक थे, युद्ध लड़ते थे और युद्ध लड़ने के बाद में, जीतने के बाद में हारे हुए से अपनी सेना का सारा खर्च दोस्तों ले लेते थे। तो देखिए कितने चालाक थे ये। देखिए क्लाइव ने सिर्फ 2,34,000 रुपए लिए हैं, लेकिन 50 लाख रुपए अपनी सेना के लिए हैं और नाविकों के लिए इसने 50 लाख रुपए दोस्तों उस टाइम में लिए हैं। ठीक है भाई, अब आता है मीर जाफर। देखिए मीर जाफर, प्लासी के युद्ध के बाद में मीर जाफर को अंग्रेजों ने वादा किया था, भाई मीर जाफर को राजा बनाया जाएगा, मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। सिराजुद्दौला के बाद में दोस्तों, सिराजुद्दौला के हारने के बाद में मीर जाफर, जो क्लाइव द्वारा अनाउंसमेंट था कि आपको नवाब बनाया जाएगा, मीर जाफर शासक बनता है, जो कि मात्र 3 साल दोस्तों शासन करता है, 1757 से 1760। इस 3 साल में इसने क्या किया। प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है भाई, मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा कहा जाता है, सियाल गधा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके कार्यकाल में अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का सूत्रपात हुआ। इसके काल में अंग्रेजों ने क्या करा भाई, बांटो और राज करो, क्योंकि उन्होंने एक ट्राई किया था यहाँ पर सिराजुद्दौला के असंतुष्ट लोगों को बांट कर नवाब सिराजुद्दौला को हराने का काम किया, और यहीं पर अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति का सूत्रपात दोस्तों स्टार्ट किया है। 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला जाता है। उसके बाद में दोस्तों शासक बनता है मीर कासिम 1760 से 1763। मीर कासिम एक अच्छा शासक है। ठीक है, मीर कासिम क्या अभी अलीवर्दी खां के पश्चात बंगाल का दूसरा सबसे योग्य शासक है, अलीवर्दी खां के बाद में। ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर करता है, क्योंकि पुरानी राजधानी पर अंग्रेज और षड्यंत्रकारियों का प्रभाव अधिक था, इसलिए ये अपनी राजधानी चयन कर लेता है। ठीक है, और कलकत्ता से दूर होने के कारण अंग्रेज भी यहां पर कम इंटरफेयर करने का काम दोस्तों करते हैं। देखिए अगर बात करी जाए, मीर कासिम ने बिहार के एक उप सूबेदार राम नारायण, जिसे क्लाइव का संरक्षण मिला था, क्लाइव का संरक्षण था राम नारायण को, कंपनी ने उसे सौंपने को कहा। बेंसीटाट ने राम नारायण को मीर कासिम को सौंप दिया। ठीक है भाई, बेंसीटाट क्या है, राम नारायण को मीर कासिम को सौंप दिया। मीर कासिम ने उसका वध कर दिया। मीर कासिम क्या कर देता भाई, उसका वध कर देता, क्योंकि अंग्रेजों से ये एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों अंग्रेजों से
अपने आप को बचाकर रखना चाहता था और सतर्क था, अलर्ट था दोस्तों अंग्रेजों से। पटना व्यापारिक कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, परंतु मीर कासिम ने पर तुरंत अधिकार कर एलिस को पराजित कर दिया। इसने पटना से एलिस को भी भगा दिया है। अब देखिए मीर जाफर फिर दौरा आता है भाई। अंग्रेज क्या करते हैं भाई, मीर कासिम को हटाते हैं, मीर जाफर को फिर लेकर आते हैं भाई। बोले यार मीर कासिम अच्छा शासन नहीं कर रहा है, हमारा विरोध करता है। फिर मीर जाफर को 2 साल के लिए द्वारा बैठाया जाता है, 1763 से 1765। पटना की घटना के बाद कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया, क्योंकि पटना से एलिस को भगा दिया जाता है। एलिस को भगा देता मीर कासिम। अब मीर कासिम को हटाने के बाद फिर मीर जाफर को दोस्तों लाया जाता है। मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मीर जाफर ने कंपनी से केवल 2.5% नमक कर लेने के अतिरिक्त कंपनी को सभी करों से मुक्त कर दिया। मीर जाफर कंपनी से ओनली 2.5% नमक कर लेता है, 2.5% नमक कर लेता है, बाकी जितने भी टैक्स हैं उन सबसे दोस्तों क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। और अगर टैक्स से मुक्त कर देगा दोस्तों तो इसकी जो आय है वो भी घट जाती है, और जब इसकी आय घटेगी दोस्तों तो ये इतना शक्तिशाली नहीं रहेगा। अब बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध देखिए, प्लासी के युद्ध की अगर दोस्तों बात करी जाए तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने छल कपट का सहारा लिया था। हमारे नवाब सिराजुद्दौला के असंतुष्ट अधिकारियों को लेकर अंग्रेज लड़े थे। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद में दोस्तों, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज पूर्णतः लड़ेंगे और बिना छल कपट के लड़ेंगे, और वो अपने आप को इतने टाइम के अंदर दोस्तों बना लेंगे, इतने टाइम के अंदर बना लेंगे, और वो इतना स्थापित कर लेंगे कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अब सारी की सारी सेनाओं को अकेला दोस्तों हरा देंगे। बक्सर के युद्ध की अगर मैं बात करूं तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। कब होता है भाई? 22 अक्टूबर 1764 को दोस्तों बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है भाई। मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया। किसके विरुद्ध भाई दोस्तों? मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों का युद्ध बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेज क्या है भाई? नहीं माने। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। ठीक है भाई। मीर कासिम अवध के नवाब, देखिए मीर कासिम द्वारा आता है। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। उस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था वहां पर। मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय। तो आपको ध्यान रखना है कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। त्रिकोणीय संघर्ष होता है, 3 लोग शामिल होते हैं, जिसमें मीर कासिम है दोस्तों। ठीक है भाई। मीर कासिम है बंगाल से, उसके बाद है नवाब शुजाउद्दौला अवध से, शुजाउद्दौला, और शाह आलम द्वितीय है मुगल बादशाह। शाह आलम द्वितीय है मुगल बादशाह, जिसमें बाद में जो संधि होगी वो तीनों लोगों को अलग अलग दंड दोस्तों दिया जाएगा, और तीनों से राजस्व की वसूली की जाएगी अच्छी तरीके से। इस प्रकार तीनों के मध्य समझौते के तहत उनकी संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में घेरा डाला। पटना के पास बक्सर में घेरा डाला। 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित करने का काम दोस्तों कर दिया है। अंग्रेजों ने अपने आप को इस टाइम में दोस्तों बना लिया था। ठीक है भाई। यहाँ पर किसी षड्यंत्र का सहारा दोस्तों अंग्रेजों ने नहीं लिया है, उन्होंने अपनी शक्ति का सहारा लिया है, उन्होंने अपनी योग्यता और उन्होंने अपने अच्छे कुशल नेतृत्व, अपने हथियारों का दोस्तों यहाँ सहारा लिया है। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया। मीर कासिम किसकी ओर भाग गया दोस्तों? दिल्ली की ओर भाग गया, और वहीं पर उसकी 1777 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मीर कासिम यहाँ से भागने का काम करता है और दिल्ली की ओर 1777 में मृत्यु हो जाती है। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो जाती है। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु भी हो जाती है। अब नजमुद्दौला आता है दोस्तों इसके बाद में। 1765 से 1766 तक शासन करने का काम नजमुद्दौला के द्वारा दोस्तों किया जाता है। देखिए फरवरी 1765 में मीर जाफर के अल्पवयस्क पुत्र, छोटा पुत्र है नजमुद्दौला, उसे नवाब बनाया जाता है। इस समय अंग्रेजों ने लगभग सभी अधिकार अपने पास रखे। ये नाम मात्र का शासक है, इसके पास में दोस्तों कोई पावर नहीं है। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव पुनः ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की। क्लाइव ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब से इलाहाबाद की 2 अलग अलग संधियाँ की। दोनों अलग अलग संधियाँ की हैं अलग अलग लोगों के से। जैसे प्रथम इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात करी जाए तो प्रथम संधि आपसे पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रथम संधि पूछी जाती है और इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। किसके बीच होती है? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, देखिए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें मुगल सम्राट, देखिए बक्सर के युद्ध की बात करी जाए तो मुगल सम्राट इसमें शाह आलम द्वितीय भी शामिल था।
इसलिए ये संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट, जो केंद्र का सरकार था, केंद्र का राजा था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में दोस्तों ये संधि होती है। ठीक है, इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, इस संधि पर किन किन लोगों के हस्ताक्षर होते हैं देखिए, शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव ने हस्ताक्षर किए। और इसकी शर्तें क्या क्या हैं देखिए, शर्तों के बारे में जान लेते हैं। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। मुगल बादशाह है, इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है कंपनी को देने का काम 12 अगस्त को दोस्तों उसी दिन कर दिया जाता है। ठीक है, सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा, देखिए सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। अगर बात करी जाए अवध का जो नवाब था दोस्तों, अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले, कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। देखिए सम्राट को अवध के नवाब से, सम्राट को मिलते हैं ये अवध के नवाब से 2 जिले लिए गए, एक तो कड़ा और इलाहाबाद, इन दोनों को जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दिए गए। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया गया, और मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, ऐसा दोस्तों निर्णय लिया जाता है। इलाहाबाद की दूसरी संधि 4 दिन बाद होती है, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। किस किस के बीच होती है ये देखिए, ये संधि जो है ना, एक संधि हुई थी मुगल सम्राट और अंग्रेजों के बीच, दूसरी संधि होती है अवध के नवाब और क्लाइव के बीच, क्योंकि दोस्तों मीर कासिम तो यहाँ से दिल्ली की ओर भाग जाता है, मीर कासिम, बचे 2 लोग, दोनों को सजा अलग अलग मिलती है। एक संधि होती है अवध के नवाब और एक संधि होती है मुगल बादशाह और अंग्रेजों के बीच। तो अवध का जो नवाब था दोस्तों शुजाउद्दौला था, शुजाउद्दौला, देखिए अवध का जो नवाब है दोस्तों वो है शुजाउद्दौला, और क्लाइव के बीच संधि होती है, इसमें भी अवध का जो राज्य है कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया। सिर्फ 2 जिले अवध के राज्य अवध से चले जाते हैं, एक तो अवध, एक तो दोस्तों कड़ा और दूसरा इलाहाबाद, इन्हें छोड़कर बाकी सारा का सारा क्षेत्र नवाब को मिल जाता है। कंपनी को 50 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर खर्च मिलता है, पहले भी 50 लाख रुपए लिए थे, ये भी 50 लाख रुपए और ले लिए, कंपनी को 50 लाख रुपए और चुनार का जो दुर्ग है वो भी प्राप्त हो जाता है। देखिए इस तरीके से दोस्तों अंग्रेजों ने हमें लूटा, जो युद्ध लड़ते थे हमसे, सारा का सारा खर्च, और ऐसा समझ लीजिए एक्स्ट्रा खर्च लगाकर, उल्टा सीधा खर्च लगाकर सारे के सारे टैक्स हम पर थोप दिए जाते थे संधि के नाम पर। हाँ भाई इतना इतना हमारा पैसा खर्च हुआ और ये हिसाब हमारा बैठता है, आप इस हिसाब को दे दीजिए अगर आप शासन करना चाहते हैं तो, वरना देखिए हम किसी और को बना देंगे। अब देखिए दोस्तों इन्हें 50 लाख रुपए मिल जाते हैं और चुनार का दुर्ग भी प्राप्त हो जाता है। अवध में कर मुक्त व्यापार करने की जो सुविधा है कंपनी को फ्री में प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, तो जो इलाहाबाद की संधि है, 2 संधियां आपको ध्यान रखना है किस किस के बीच है। उस टाइम जो मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय, देखिए नाम याद रखना आपको, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह है और अंग्रेजों के बीच होती है। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह के बीच में और अंग्रेजों के बीच में होती है। ठीक है, और इस संधि पर किस किस के हस्ताक्षर होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव ने हस्ताक्षर किए। जो जो इसकी शर्तें हैं वो भी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी जो संधि है वो शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, अवध का जो नवाब है शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच, क्लाइव के बीच में दोस्तों होती है। तो इस तरीके से दोस्तों बंगाल के अंदर दोस्तों ये नवाब शासन करते हैं, और बंगाल को मुगल साम्राज्य के पतन के स्टार्टिंग में ही स्वतंत्र शासक के रूप में दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। अगर क्लास दोस्तों अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से गुजारिश है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।